Hello friends, welcome to my channel. In today's lecture, we will talk about sequence diagram. So let's start with our topic, sequence diagram. So what is sequence diagram, students? Sequence diagram is a type of interaction diagram in UML, Unified Modeling Language, that shows how objects interact with each other and the order of those interaction. तो स्टूडेंट्स देखिए, हम जितने भी डायग्राम पढ़ते हैं जनरली यूएमएल के अंदर, तो हम ये सोचते हैं कि यूजर का इंटरेक्शन हो रहा है सिस्टम के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन बता रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा डीप लेवल पर है, ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन है, ना कि सिस्टम का यूजर के साथ, है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन है और वो भी ऑर्डर में, मतलब पहले कौन से ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा कर रहा है, उसके बाद कौन सा कर रहा है ना, टाइमली ऑर्डर है इसके अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट देखिए, जनरली अगर आपने बैकएंड पर थोड़ा काम कर रखा होगा, बैकएंड डेवलपमेंट में, तो आपको पता होगा कि हम जब भी कोई सिस्टम डेवलप करते हैं कोड से, ठीक है, जब भी हम सिस्टम डेवलप करते हैं, कोड लिखते हैं, तो डिफरेंट फंक्शन के लिए हम डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट के लिए जो है एक पेमेंट क्लास बनाएंगे हम, ठीक है। जैसे पेमेंट हम देखते हैं ना किसी सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल अमेजोन वेबसाइट पर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पेमेंट का जो पूरा एक इंटरफेस होता है पेमेंट के लिए, ठीक है, और उसके बैकएंड में जो जो काम कर रहा है, पेमेंट कर देता है वो हमारा, तो उस पेमेंट के लिए बैकएंड में हम पेमेंट की क्लास बनाते हैं, और उस क्लासेस के करस्पॉन्डिंग जाहिर सी बात है फिर ऑब्जेक्ट्स भी होंगे। इसी तरीके से कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर की क्लास बनेगी और कस्टमर के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट होंगे। तो वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपस में, वही हमारा सीक्वेंस डायग्राम होता है। तो इसका जो है स्टूडेंट्स देखिए, सिंटेक्स इस तरह से होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये एक्टर लिखा है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं इस तरह से, और ये लिखना, ये सिंटेक्स होता है इसका, दो डॉट लगाना, सेमीकोलन कहते हैं ऑब्जेक्ट के आगे, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जरूरी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट हो गए अपने, और ये किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन होती है यहाँ पर, ठीक है। ये मैसेज फ्लो किस तरह से हो रहा है, पहले ये ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, ये इसका सिंटेक्स होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए, तो आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको ये कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी इस डायग्राम को बनाने में, ठीक है स्टूडेंट्स। Now students, before moving to the next slide, please don't forget to subscribe my channel, like and share my videos, and you can also connect me on my WhatsApp number students. Now students, example sequence diagram. तो स्टूडेंट देखिए, पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पर ई कॉमर्स ऑनलाइन ऑर्डर का लिया है कि आप एक ऑर्डर कर रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर, जैसे अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, तो उसका सीक्वेंस डायग्राम बनाना है आपको। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसका सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा, ये आपको अपने दिमाग से सोचना रहेगा कि क्या क्या ऑब्जेक्ट मैं इसमें कंसीडर करूँ, ठीक है, और क्या क्या मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट लूँ और उसका इंटरेक्शन दिखाऊं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको किस तरह से इसे जो है प्रोसीड करना है। तब जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो आप सोचें कि पूरा सिनेरियो में किस तरह से स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे ऑर्डर करना है, तो सबसे पहले ऑर्डर करने के लिए किसी कस्टमर का होना जरूरी है, जब भी तो ऑर्डर करेगा तो एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनेगा। कस्टमर का ऑब्जेक्ट किसके साथ इंटरेक्ट करेगा स्टूडेंट्स, मैं उस वेब एप्लीकेशन पर जाऊंगा जिस पर मुझे ऑर्डर करना है, ठीक है। तो ये वेब एप्लीकेशन हो गई, ये ऑर्डर सिस्टम मतलब कोई भी वेबसाइट हो गई आपकी, ठीक है, वेब ऐप भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। उस पर जाकर मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स कि मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो इसके बीच का इंटरेक्शन तो होगा मेरे और सिस्टम के बीच का, कि मैं ऑर्डर पर प्लेस करूंगा, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप इसे दिखा भी सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जनरली जो तो करंट वेब एप्स में स्टूडेंट्स ये पहले से ही शो कर देता है कि इस आउट ऑफ स्टॉक है या स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने क्लियरिटी के लिए यहाँ ले लिया है, इन्वेंट्री मीन्स भंडार, ठीक है, कि आपका स्टॉक वहां अवेलेबल है या नहीं है। तो हमारा जो सिस्टम है वो वहां कहां किससे इंटरेक्ट करेगा, इन्वेंट्री के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, कि हमारा स्टॉक चेक करेगा वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर हमारा अवेलेबल होगा तो रिस्पॉन्स क्या करेगा, अवेलेबल है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन है, तो कस्टमर को पेमेंट भी तो करना रहेगा, ठीक है। पूरा सिनेरियो आप सोचिए, हर एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाते जाइए, पेमेंट करना रहेगा, पेमेंट की क्लास बना दी है यहाँ पर, ठीक है। जब आपका स्टॉक अवेलेबल होगा और आपने ऑर्डर पर क्लिक कर दिया है, तो आपको डायरेक्ट प्रोसीड करेगा पेमेंट पर, ठीक है। अगर आपका पेमेंट हो जाएगा यहाँ से, तो अप्रूव कर देगा आपका ऑर्डर, और फिर यहाँ से आपका कंफर्म ऑर्डर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है डायग्राम बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि सीक्वेंस डायग्राम में बेसिकली हो क्या रहा है। असल में यहाँ पर एपीआई कॉल हो रही हैं डिफरेंट, ठीक है। अगर आपको एपीआई की नॉलेज होगी थोड़ी तो आप समझ जाएंगे, नहीं है तो स्टूडेंट्स आप इसे अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस अभी सीक्वेंस डायग्राम के ऊपर है। तो एपीआई कॉल हो रही है मीन्स कि डिफरेंट क्लासेस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस के करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो एपीआई का रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ताकि हमारी चीजें और क्लियर हो। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है एटीएम ट्रांजैक्शन का स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए सीक्वेंस डायग्राम बनाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो सिर्फ इतना ही आएगा, हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट कंसीडर करने हैं अपने दिमाग से खुद। तो हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे एक तो हम होने चाहिए कस्टमर, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हो गया।
फिर क्या है, एक एटीएम मशीन होनी चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है स्टूडेंट्स कि एटीएम मशीन किस तरह से हमें पैसे देगी, हमें सबसे पहले वो जो है वेरीफाई करेगी ना हम ऑथेंटिक यूजर हैं या नहीं है कार्ड के थ्रू, ठीक है, और हमारे अकाउंट से पैसे कटेंगे और वहां पर अपडेट होंगे। तो अकाउंट तो एक ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, और बीच में बैंक सर्वर भी होना जरूरी है, क्योंकि हार्डवेयर है ये एटीएम, ये आपके अकाउंट आपका बैंक में है, तो एटीएम आपके अकाउंट से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसके बीच में भी तो कुछ है ना स्टूडेंट, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसमें होता है, तो बैंक सर्वर के थ्रू कनेक्शन हो रहा है, ये चीजें आपको सोचनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ देखिए किस तरह से जो है इसके अंदर मैसेज फ्लो होगा, एक यूजर आएगा, कार्ड इंसर्ट करेगा एटीएम के अंदर, एटीएम जो है रिक्वेस्ट करेगा पिन के लिए, उसके बाद एंटर पिन कर देगा यूजर अपना, ठीक है। अब पिन जो है सही है या नहीं, इसके लिए एटीएम जो है वेरीफाई करेगा पिन को बैंक सर्वर के थ्रू, ठीक है। फिर उसके करस्पॉन्डिंग, उस पिन के करस्पॉन्डिंग अकाउंट अवेलेबल है बैंक में या नहीं, तो वो वैलिडेट अकाउंट करेगा, ठीक है। अगर अकाउंट वैलिड होगा उस पिन के करस्पॉन्डिंग, तो रिक्वेस्ट क्या करेगा बैंक सर्वर एटीएम को कि ठीक है पिन आपका ओके है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर डाल देंगे अपना विड्रॉ जो हमें निकालना है, तो एटीएम जो है क्या करेगा बैंक सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट अमाउंट करेगा। ये इसलिए कर रहा है स्टूडेंट्स कि एक बार इसे ये चेक करना है, डायरेक्ट कैश जनरेट नहीं करेगा, एक बार चेक करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट अमाउंट किया है, मतलब बैंक सर्वर के थ्रू ये कहा है कि कस्टमर ने इसे इतना रिक्वेस्ट जो है की है अमाउंट की, तो वो चेक करेगा बैलेंस आपके अकाउंट पर कि सुफिशियंट है या नहीं है। अगर सुफिशियंट होगा रिटर्न कर दिया सुफिशियंट, ठीक है, और फिर बैंक सर्वर क्या करेगा उसे अप्रूव कर देगा, ठीक है। जैसे ही अप्रूव होगा एटीएम के पास, तो एटीएम जो है अपना कैश जनरेट यहाँ पर कर देगा, तो यूजर कैश ले लेगा अपना, ठीक है, और उसके बाद कार्ड निकाल लेगा। फिर लास्ट में क्या होगा, आपके पास आपके अकाउंट पर बैलेंस अपडेट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से देखिए सीक्वेंस डायग्राम में हम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने और लिया स्टूडेंट्स, तो उसे भी देख लें। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल जो लिया है वो लिया है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर, ठीक है। दो पर्सन है आपस में बात कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, किस तरह से कम्युनिकेशन, किस तरह से मैसेज फ्लो उनके बीच में हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, कम्युनिकेशन में। नाउ तो किस तरह से प्रोसीड करूंगा स्टूडेंट्स, दो पर्सन है तो एक कॉलर होगा एक रिसीवर होगा, इसके ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। और किसके थ्रू जा रही है ये कॉल, नेटवर्क के थ्रू जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है, नेटवर्क बीच में होना जरूरी है, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि टावर क्यों होते हैं, कि हम जो यहाँ से कॉल मिलाते हैं वो टावर के थ्रू रिसीवर के पास पहुंचती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बीच में नेटवर्क होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉलर ने डायल किया नेटवर्क के थ्रू जो है वो रिसीवर के पास, कॉलर ने डायल किया नेटवर्क पर गई, ठीक है। अब इसे टावर की तरह भी सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टावर ने जो है रिसीवर के पास पहुंचा दी, ठीक है, रिसीवर के पास पहुंच गई, तो रिसीवर के पास रिंग करेगा। अब रिसीवर जब जो है कॉल उठा लेगा तो 200 ओके, ठीक है। मैंने ये टेक्निकल टर्म लिया है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कॉल रिसीव, ठीक है। तो 200 ओके मतलब ये है कि ठीक है पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, कॉल जो है उठा ली है रिसीवर ने यहाँ से। जब उठा लेगा तो उसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा कॉलर के और रिसीवर के बीच में। अब नेटवर्क का कोई काम नहीं है, कॉलर और रिसीवर के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड हो गया, कनेक्ट हो गए दोनों, है ना। उसके बाद ये क्या करेगा, कॉलर डायरेक्ट भेज सकता है हेलो, ये भेज सकता है हाय। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जनरली ये शो नहीं करते हैं इस तरीके से सीक्वेंस डायग्राम में, लेकिन कर दिया है। फिर आप कहेंगे कि ये हेलो हाय का मैसेज जो नेटवर्क के थ्रू क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो स्टूडेंट देखिए ये डिटेल नॉलेज में आता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर आपको नेटवर्क की नॉलेज होगी कि जब हम कॉल कनेक्ट करते हैं तो उसमें नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, बाद में कम्युनिकेशन डेवलप जब हो जाता है तो उसके बाद हम डायरेक्ट पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट कॉलर टू रिसीवर आप शो कर सकते हैं ये, ठीक है। नाउ फिर इसने जो है इसने हेलो किया, इसने हाई किया, फिर इसने कहा कि ठीक है बाय। तो यहाँ से जब बात खत्म हो गई बाय के बाद, तो इसने क्या किया स्टूडेंट्स, हैंग अप कर दिया कॉल। तो जब कॉल काटेंगे, ठीक है, तो नेटवर्क को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कॉल काटेंगे क्योंकि जब कॉल काटेंगे यहाँ से तो नेटवर्क जो है इससे नोटिफाई करेगा ना रिसीवर को कि कॉल कट गई है दूसरी तरफ, ठीक है। तो जब कॉल यहाँ से कट गई है तो इसे नोटिफाई कर दिया, हमने कॉल काटी, नेटवर्क ने रिसीवर को जो है नोटिफाई कर दिया और नेटवर्क ने हमारे मोबाइल पर भी शो कर दिया कि आपकी कॉल कट गई है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आप बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। ये मैंने जनरली एग्जाम्पल के लिए ये डायग्राम लिए हैं, ठीक है, और अच्छा बना सकते हैं आप और चीजें शो करके इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं मैं इन तीनों एग्जाम्पल के थ्रू आपका सीक्वेंस डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक यू।